नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड बना नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। कक्षाएं प्री प्राइमरी से ही होंगी शुरू। एससीईआरटी ने किया पाठ्यक्रम तैयार। सरकार ने चंपावत के मां बारही मंदिर में लगने वाले मेले को किया राज्य मेला घोषित। विधायक खुशहाल सिंह, मंदिर कमेटी और क्षेत्रवासियों ने जताया सीएम धामी का आभार। 8 अगस्त को सीएम धामी कर सकते हैं शुभारंभ। अवैध खनन को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। सरकार पर खनन प्रेमी होने का लगाया आरोप। अवैध खनन बंद नहीं होने पर हाईकोर्ट जाने की दी चेतावनी। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ उत्तराखंड में अभियान। रामनगर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। चालान काटकर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। बता दें कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि इसके तहत कक्षाएं प्री प्राइमरी से शुरू होंगी और एससीईआरटी ने इसका पाठ्यक्रम भी तैयार कर लिया है। वहीं प्री प्राइमरी कक्षाओं को विभाग ने बाल वाटिका नाम दिया है। आपको बताते चलें कि शिक्षा महानिदेशालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाल वाटिकाओं का उद्घाटन कर नई शिक्षा नीति का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उत्तराखंड एनईपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले चरण में प्राथमिक स्कूलों में चल रहे 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाओं का संचालन शुरू होगा। उनको बनाने के लिए ताकि बच्चे ये समझ पाएंगे। चंपावत जिले के देवीधुरा में मां बारही मंदिर में लगने वाले मेले को सरकार ने अब राज्य मेला घोषित कर दिया है, जिसके लिए विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी, मां बारही मंदिर कमेटी और क्षेत्रवासियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। वहीं 8 अगस्त से शुरू होने जा रहे प्रसिद्ध बगवाल मेले की तैयारियों को लेकर चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित की गई। विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने बताया कि 8 अगस्त को बगवाल मेले का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा होने की पूरी संभावना है। बारही के मंदिर में इसको राजकीय मेला जो है घोषित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। वो हम लोगों को बताया गया कि जो हमारा मेला पे विगत वर्षों से हम लोग जिला पंचायत और मंदिर समिति करती थी, वो अब जो है जिला प्रशासन करेगा। दूसरा, जो भी हमारे यहाँ पर मंदिर समिति की जो भी मांगें थी माननीय जिलाधिकारी द्वारा वो स्वीकृत कर ली गई हैं और मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय और जिला प्रशासन सभी से उम्मीद करता हूं हमारा 2022 का जो मेला होगा वो भव्य होगा। जो हमने बजट डिमांड शासन से लगभग 1 करोड़ की है वो हमने कर दी है और सांस्कृतिक दल इसमें और जो साज सज्जा है, ट्रैफिक कानून व्यवस्था है, विद्युत की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, ये सारी जो व्यवस्थाएँ हैं इसके लिए आज एक बैठक की गई है और सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि जिला पंचायत और एसडीएम साहब के माध्यम से जो भी आवश्यक कार्य हैं वो जल्द पूरे करने की व्यवस्थाएं होंगी। उसके संबंध में बैठक है। अभी लगभग 1 माह का समय है जिसमें ये सारे कार्य होने हैं। तो हमें आशा है कि इस बार का मेला बहुत भव्य होगा और सारी व्यवस्थाएं हमारी बिल्कुल सुचारू रहेंगी। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगने वाले प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में जिलाधिकारी वंदना ने तैयारियों की समीक्षा की और आपको बता दें कि 16 जुलाई को इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। वहीं मेले के दौरान लोकल उत्पादों के भी स्टॉल लगाए जाएंगे ताकि आने वाले श्रद्धालु क्षेत्र की शिल्प कला, काष्ठ शिल्प, एपन कला, धातु शिल्प समेत अन्य विविधताओं से परिचित हो सकें। है कि 16 तारीख से हमारा श्रावणी मेला है वो शुरू होने वाला है।
आज डीएम साहब ने एक बैठक ली थी, उसमें अधिकारीगण भी थे और हमारे जो संबंधित विभाग हैं एंड डिपार्टमेंट थे वो लोग भी थे। तो जो इशू जिस विभाग से संबंधित है, जो काम जिस विभाग को करना है, तो उनको डायरेक्शन दे दिए हैं और वो 2-3 दिन में पूरे हो जाएंगे। नीलकंठ मेले के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस न पहुंचे, इसके लिए प्रशासन ने कांवड़ क्षेत्र में 14 जुलाई से 26 जुलाई तक मीट की दुकानें बंद करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। स्कूली बच्चों की सुविधा के लिए 20 से 26 जुलाई तक स्कूल बंद करने का प्रस्ताव भी डीएम को भेजा गया और दोनों ही मामलों में शासन से आदेश मिलते ही स्थानीय प्रशासन आदेश को लागू कर देगा। इसी दौरान एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने सामाजिक, धार्मिक, परिवहन, व्यापार मंडल सहित तमाम संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और प्रशासन के द्वारा की गई अभी तक की तैयारियों की जानकारी सभी के साथ साझा की। यात्रा 14 जुलाई से 26 जुलाई तक प्रस्तावित है और इसके दृष्टिगत ऋषिकेश तहसील में भी इसका बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। हरिपुर कला गांव से शुरू हो जाता है और पूरा हमारा रायवाला, श्यामपुर होते हुए पूरा ऋषिकेश शहर इससे प्रभावित होता है, क्योंकि मुख्यतः जो कांवड़ होती है वो गंगोत्री और नीलकंठ की ओर जाती है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की तैयारी जोरों से चल रही है। इस समय कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी विभागों को तैयारी करने के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारी भी कांवड़ यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कांवड़ यात्रा को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांवड़ यात्रा को लेकर नोडल अधिकारी डॉक्टर विवेक गर्ग ने बताया कि नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं, जिससे कांवड़ मेला सुचारू रूप से संपन्न हो सके। उन्होंने बताया कि आसफ नगर सहित मंगलौर के नहर पुल और नसीर पुल पर 3 शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा। कांवड़ पटरी की चेकिंग वगैरह चल रही थी और सभी कर्मचारियों की और डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके विषय में आज जो है सभी कर्मचारियों को और अधिकारियों को बुलाकर बैठक की गई है कि जिससे कांवड़ मेला सुचारू रूप से संपन्न हो सके। उनके लिए मरहम पट्टी का सारा इलाज कराया गया है और सारी दवाइयाँ वगैरह की सब व्यवस्था हो गई है। सबसे क्या नाम है, मेला हॉस्पिटल के सेंटर से अधिकतर दवाइयाँ आ गई हैं, थोड़ा बहुत कुछ बाकी है, वो कल तक सब संपूर्ण हो जाएंगी सारी तैयारी। हल्द्वानी में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बुलीटिया ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार पर खनन प्रेमी होने का आरोप लगाया है। लालकुआ के देवरामपुर क्षेत्र में एलिफेंट कॉरिडोर में खनन की परमिशन दिए जाने पर सवाल उठाते हुए दीपक बलूटिया ने कहा कि इस सरकार को बेरोजगारी, महंगाई नहीं दिखाई देती, बल्कि सरकार का ध्यान केवल खनन में दिखाई देता है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकार ने प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन करने का काम बंद नहीं किया तो कांग्रेस हाईकोर्ट जाने के लिए बाध्य होगी। जो देवरामपुर और लालकुआ के बीच में एलिफेंट कॉरिडोर 2.4 किलोमीटर में जिस तरह से पीसीसीएफ ने अनुमति दी है खनन की, तो उससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार का खनन प्रेम, सरकार को जो जन मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं है, संज्ञान नहीं है, जो कि नियम विरुद्ध काम है। क्योंकि उनको आरबीएम दिख रहा है, उनको रेता दिख रहा है, उनको बजरी दिख रहा है, उनको उत्तराखंड के बेरोजगारों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, उनको महंगाई की गूंज नहीं सुनाई दे रही कि लोग त्राहिमाम हो चुके हैं, उनको पलायन नहीं दिख रहा, उनको कोई इससे मतलब नहीं है। इससे साफ प्रतीत होता है जिस तरह से इन्होंने खनन के लिए आज अनुमति दी, वो निश्चित तौर पे ना ही इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आपका इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से अनुमति ली, ना ही वाइल्ड लाइफ बोर्ड से इन्होंने कोई अनुमति ली। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने के बाद रामनगर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। बता दें कि नगरपालिका एवं प्रशासन ने संयुक्त रूप से इसके खिलाफ नगर में अभियान चलाया है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी और तहसीलदार बीसी पंत के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। ईओ भारत त्रिपाठी ने बताया कि अभियान के माध्यम से व्यापारियों और जनता को जागरूक करते हुए उनसे प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग न करने की अपील की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का उत्पादन करने वाले से 5 लाख रुपए और रिटेल करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। ऐसे में अभियान के तहत कुछ लोगों का चालान कर उनसे 1600 रुपए का जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई।
भारत सरकार और उत्तराखंड शासन की अधिसूचनाओं में बड़ा स्पष्ट किया गया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है, जिसमें ईयरबड्स हैं, प्लास्टिक और थर्माकोल के पैकेजिंग है, और ये विशेष तौर पर उनके जो ग्लासेस हैं, इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि अब इनकी बिक्री और उत्पादन पूर्णतः निषेध कर दिया गया है। और ऐसा यदि कोई उत्पादन करता है, उसका उत्पादन करता है तो उसमें 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आरोपित किया जाएगा। साथ ही यदि कोई रिटेलर उसको रिटेल करता है तो 1 लाख की पेनल्टी भी उसमें प्रावधानित की गई है। तो आज का अभियान विशेष तौर पे जो हमारे व्यापारी बंधु हैं उनको इस बारे में जागरूक करने का था, और साथ ही जो यूजर्स हैं, जो पब्लिक है, जनसामान्य है, जो अपने घरों से थैला लेके नहीं आती, उनको भी सचेत करने का था। तो उस क्रम में आज नगर पालिका द्वारा प्रशासन और तहसीलदार महोदय की उपस्थिति में जो है एक सघन अभियान जो है बाजार क्षेत्र में चला। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के 3 होनहार छात्र छात्राओं ने जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक घोड़ाखाल प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल कर जनपद का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, उनकी इस सफलता पर बच्चों के माता पिता और गुरुजनों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। आपको बताते चलें कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 में जिले में सोनाक्षी पांडे ने सबसे अधिक अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि वैभव फाटक ने नवोदय विद्यालय में दूसरा स्थान पाने के साथ साथ ही सैनिक स्कूल घोड़ाखाल प्रवेश परीक्षा में चयनित होने का गौरव भी प्राप्त किया। वहीं जवाहर विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में तीसरे स्थान पर उन्नति किलकोटी ने सफलता हासिल की। मैंने परीक्षा पास कर रखी है और मैं आगे बनकर एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता, अपनी मौसी मिस प्रियंका और अपने ट्यूशन टीचर मिस्टर जीएस चौहान सर को देना चाहूँगी। क्लास 5th कोरोना टाइम से ही चौहान सर के सानिध्य में दोनों बच्चों ने मेरी पढ़ाई करी। इससे पहले मेरी बेटी वो भी नवोदय में सिलेक्शन हो गया है उनका, और अभी वैभव का सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में और नवोदय में सिलेक्शन हुआ है। इनके उज्जवल भविष्य के लिए अभी तो फिलहाल मैं चौहान सर पर ही आश्रित हूँ। और ये कि एटीजी ट्यूशन क्लासेस से इस वर्ष 2022 के लिए जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में सोनाक्षी पांडे ने डिस्ट्रिक्ट टॉप करते हुए, और वैभव पाठक जिन्होंने सैनिक घोड़ाखाल और नवोदय विद्यालय में, तथा उन्नति किलकोटी ने भी 3 विद्यार्थियों ने इस प्रवेश परीक्षा में चयनित होकर के अपने जिले का और अपने माता पिता का और एटीजी ट्यूशन क्लासेस का नाम रोशन किया है। मैंने नवोदय विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया है, और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, खास करके अपने पिताजी मिस्टर संजय पांडे को और मेरे सर मिस्टर जीएस चौहान को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट और इंस्पायर किया है। मेरा सेशन सैनिक घोड़ाखाल स्कूल में हुआ है। मैं इसका श्रेय अपनी प्रधानाचार्य महोदया, अपनी माता श्रीमती हेमलता पाठक और अपने ट्यूशन टीचर श्री गोविंद सिंह। अगली खबर की ओर, उत्तराखंड के जसपुर स्थित स्वागत मंडप में पहली बार समर मेला लगाया गया। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने मेले का उद्घाटन किया, जिसके बाद मेले में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मेले में तरह तरह के झूले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। वहीं मेला प्रबंधक संजीव सिंह ने बताया कि जसपुर में समर मेला 10 अगस्त तक जारी रहेगा। जसपुर के जनता को हमारे तरफ से नमस्कार। हम जनता से यही आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे समर मेले में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके हमारे मनोबल को ऊंचा करें, और जो भी हमारे दूर दराज से दुकानदार, झूले वाले जो भी हमारे आए हैं उनका खरीदारी करें, मनोरंजन करें। हमारी उम्मीद है जसपुर की जनता से, हमारे उम्मीद पे वो खड़े उतरेंगे और मेले का आनंद लेने निश्चित रूप से आएंगे। ये मेला चलेगा आपका 10 अगस्त तक चलेगा। आज हमने उद्घाटन किया है, अभी तैयारी हो रही है लगभग, फिर भी आज हमने इसका श्री गणेश कर दिया है। अब मेरी बस जसपुर जनता से यही आग्रह है, यही विनती है, बार बार मेरे मेले में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित पखवाड़ा के अंतर्गत पौधारोपण किया गया। आपको बता दें, नगर पंचायत सतपुली में गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने हरेला अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पौधारोपण किया। इससे पहले विधायक का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया।
और इसी मौके पर विधायक पांडे ने कहा कि कोरोना काल में कई लोगों की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई है, जिसके चलते बीजेपी द्वारा ये निर्णय लिया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह रावत, वरिष्ठ भाजपा नेता वेद प्रकाश शर्मा, सत्यनारायण बेदी सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। कृषि के संरक्षण संवर्धन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोविड काल में जो हमारे अपने स्वजन परिजन हमको छोड़ के चले गए, उससे सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सकारात्मक प्रयास करना चाहिए और नई उम्र के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, 6 जुलाई उनकी जयंती है और 16 जुलाई को लोक पर्व हरेला का त्यौहार है। इसलिए तीनों चीज़ों को क्लब करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को बलिदान दिवस पर यह पखवाड़ा समर्पित किया है और बूथ लेवल के एक ही कार्यकर्ता से, बूथ के हमारे संयोजक हो गए, पालक हो गए, अध्यक्ष हो गए, मंडल अध्यक्ष हो गए, समस्त भारतीय जनता पार्टी जो परिवार है, आप सब लोगों से संगठन यह उम्मीद करता है कि सब लोग मिलजुल कर इस पावन पवित्र लोक पर्व हरेला त्यौहार के उपलक्ष्य में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, ताकि भविष्य में कभी भी जीवन में किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी ना आए और कोई ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मृत्यु ना हो। उत्तराखंड के लक्सर में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाने के बावजूद भी अतिक्रमण की समस्या जस की तस बनी हुई है। दरअसल बैंकों में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण बैंकों में आने वाले लोग बैंकों के बाहर सड़क पर ही वाहनों को पार्क कर देते हैं, जो अतिक्रमण का रूप ले रहा है, जिससे हमेशा दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। ऐसे में एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बैंकों को पार्किंग व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अगर बैंकों के सामने पार्किंग के कारण यातायात में दुविधा होती है तो संबंधित बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भी प्राप्त हुई है और विशेष करके 1-2 बैंकों के बाद पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, उनको निर्देशित किया गया है कि वो जो ग्राहक उनके पास आते हैं उनके लिए प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था अरेंज करें, व्यवस्था बनाएं। और यदि उसके बावजूद भी कहीं पर इस तरीके का व्यवधान होता है, यातायात व्यवस्था में कोई दिक्कतें आती है, तो निश्चित रूप से संबंधित बैंक के विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देशित किया जाए। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में चकरपुर गन्ना सेंटर के पास शीशम का पेड़ गिरने की वजह से लगभग 1 घंटे तक जाम की स्थिति बन गई। पेड़ की चपेट में आने से विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि जिस वक्त ये पेड़ हाईवे पर गिरा उस समय सड़क पर कोई वाहन या राहगीर नहीं गुजर रहा था। स्थानीय लोगों से मिली सूचना पर खटीमा वन रेंज के रेंजर राजेंद्र मनराल वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के यातायात को सुचारू करवाया। मानसून सत्र के शुरू होने के बाद लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कई स्थानों पर बारिश कहर बनी हुई है। आपको बता दें कि रामनगर के कोसी बैराज में पानी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसे लेकर सिंचाई विभाग के अवर अभियंता जावेद अहमद ने बताया कि कोसी बैराज में जलस्तर 4800 क्यूसेक से अधिक पहुंच गया है, लेकिन कुछ देर बाद ये जलस्तर कम होता दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि मानसून को लेकर विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों से कोसी नदी में अनावश्यक रूप से प्रवेश न करने की अपील की है। में तो पानी कमी है, बारिश भी नहीं हो रही है। ये लोकल पानी हुआ है, ये 15 किलोमीटर लगभग ऊपर बारिश हुई है, जिससे 9:30 बजे के लगभग पानी बढ़ गया था, 4836 क्यूसेक हो गया था। अब धीरे धीरे पानी जो है कम हो रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा क्या जो है अलर्ट जारी किया गया, किस प्रकार से कर्मचारी को सचेत किया गया? वो मानसून सत्र से पहले ही मतलब सचेत कर दिया गया था, लेकिन अचानक अगर मान लो पानी बढ़ता है तो हमारे सायरन की व्यवस्था है हमारे पास। नदी में जैसे कोई है तो उसे बाहर निकालने के हमारे आदमी जाते हैं मना करने के लिए, तो भाई बाहर निकल जाओ, पानी बढ़ना है। तो मतलब हमें टाइम मिल जाता है 5-10 मिनट का गेट उठाने से पहले सचेत करने का लोगों। किच्छा में व्यापार मंडल ने बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को 1 लाख की धनराशि का भेंट की है। और आपको बता दें, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एसपी सिटी मनोज कतियाल को 1 लाख की धनराशि का चेक सौंपते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। किच्छा में अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है, जहां लगातार 15 वर्षों तक नगर पालिका के सभासद रहे धनीराम द्वारा बीजेपी की सदस्यता ग्रहण किए जाने के बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना ने धनीराम की सदस्यता को रद्द कर दिया है, जिसके बाद पूरा मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि 2 दिन पूर्व कांग्रेसी नेता
धनीराम और उनके पुत्रों के खिलाफ किच्छा कोतवाली में लूट और मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके बाद पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने धनीराम सहित उनके दर्जनों समर्थकों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराते हुए उनका जोरदार स्वागत किया। लेकिन उसके बाद बीजेपी के जिलाध्यक्ष विवेक सक्सेना ने धनीराम सहित भाजपा में शामिल होने वाले अन्य लोगों की सदस्यता को रद्द करने के आदेश दे दिए। एक लंबा अनुभव है, पिछले 30 सालों लगातार कांग्रेस की सेवा की है, तमाम पदों पर रहे हैं, वार्ड मेंबर रहे हैं, मंडी में पदों पर रहे हैं, संगठन में पदों पर रहे हैं। उनकी पत्नी हमारी जो बहन हैं अयोध्या देवी जी, ये भी पार्षद नगर की मेंबर रही हैं। आज इन सबका, इनके समर्थकों का पार्टी में आना एक बड़ी बात है। ये क्षेत्र वैसे तो भाजपा के समर्थित क्षेत्र है, लेकिन इनके आने से और ज़्यादा मजबूती भाजपा को मिलेगी। मैंने इनका स्वागत किया है। आज बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं और इस बात का द्योतक है कि अब मोदी जी की जो नीतियां हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हामिद जी की जो नीतियां हैं, उससे लोग प्रभावित हो। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।